गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना चार्ट रिवीजन फॉर द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम हम लोगों ने सैलरी किया था एंड आई बिलीव कि आपने वो ऑलरेडी देख लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। कंपैरेटिवली हाउस प्रॉपर्टी छोटा चैप्टर है, जब हम लोग सैलरी से कंपेयर करते हैं तो विल बी एबल टू रैप अप वेरी क्विकली, ठीक है। एंड आई बिलीव कि आपको ये चार्ट रिवीजन सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत क्विकली इसको रिवाइज कर पाएंगे और ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स हर चैप्टर के कवर किए हैं अपने चार्ट्स में। ओके, इफ वी टॉक अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक आते हैं। तो यहां पर मैंने सेक्शन वाइज समरी भी दी है। सेक्शन 22 से लेकर 27 तक कौन कौन से सेक्शन हम लोग करने वाले हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22, चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कब हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग होना जरूरी है। अगर आप वेकेंट लैंड, आई एम अगेन रिपीटिंग, इन केस देयर इज अ पर्सन हु हैज अ वेकेंट लैंड, खाली प्लॉट है, इट्स जस्ट अ प्लॉट, अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, अगर हम उसको रेंट पर देते हैं तो दैट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिकॉज चार्जिंग सेक्शन हमारा स्पेसिफिकली कहते हैं देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग होना जरूरी है। हाँ, अगर बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच्ड है तो इट्स ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप खाली लैंड की बात करेंगे तो दैट इज नॉट अट्रैक्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। फिर अगर आपने लैंड किराए पर देता है एसएसी, तो दैट इज हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम। आईएफओएस में ले जाइएगा उसको, हाउस प्रॉपर्टी में मत लाइएगा। हाँ, बट अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉपर्टी, यहां पर बिल्डिंग बनी हुई है और उसके साथ ही वेकेंट लैंड है, जो बिल्डिंग का ही पार्ट है, उसके साथ ही लैंड है, तो इट्स ओके, फिर तो वो बिल्डिंग में ही काउंट होगा। तो वी अंडरस्टैंड, चार्जिंग सेक्शन कहता है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। लैंड अपरटेनेंट, लैंड अगर उससे अटैच्ड है तो इट्स ओके। खाली लैंड किराए पर दोगे तो प्लीज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मत बनाइएगा। आई एम अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरी बात, चार्जिंग सेक्शन कहता है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। असेसी ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का, तभी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की बनेगी। अगर असेसी ओनर नहीं है तो प्लीज उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मत बनाइएगा। लेट्स से I give you an example. There is a building, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। मिस्टर ए इज द ओनर, मिस्टर ए इसके ओनर हैं और इन्होंने इसको, मिस्टर ए ने इसको रेंट पर दे दिया। ही हैज लेट आउट हिज बिल्डिंग टू मिस्टर बी। मिस्टर बी इसका रेंट देते हैं लेट्स से 20,000 रुपीज पर मंथ। तो here I can say that Mr. A is the owner, Mr. A इसके ओनर हैं and there is a building। चार्जिंग सेक्शन हमारा आ गया है, ठीक है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग हो, असेसी इसका ओनर हो। तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बना दीजिएगा। तो ए की इनकम कौन सी आएगी? एज इनकम विल बी हाउस प्रॉपर्टी। इनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होने वाली है। बट लेट्स से इफ आई टेल यू कि मिस्टर बी ने इसको फर्दर लेट आउट कर दिया मिस्टर सी को, ठीक है, मिस्टर सी को लेट आउट कर दिया है, इसको फर्दर रेंट पर दे दिया, जिसको हम सब लेटिंग भी बोलते हैं, सब लेट कर दिया है फॉर ₹28,000 पर मंथ, ठीक है। सब लोगों को फैक्ट्स क्लियर हैं। ए का घर था, ए ने बी को किराए पर दिया और बी वॉज जस्ट अ टेनेंट और उसने फर्दर इसको सबलेट कर दिया, ठीक है। बी ने इसको फर्दर सबलेट कर दिया सी को। अब देखिए, हमें लग रहा है कि एक बिल्डिंग लेट आउट हो गई है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी, बट प्लीज मुझे बताइए क्या बी इसका ओनर है? अच्छा, बी की इनकम हो रही है, यस इनकम हो रही है। उसने 28,000 का सबलेट कर दिया। खर्चा कितना कर रहा है बी? 20,000 का। तो बी की 8,000 पर मंथ की इनकम हो रही है। डू यू ऑल एग्री विद मी? ठीक है, बी इज रिसीविंग 28,000, ही इज पेइंग 20,000, तो नेट प्रॉफिट इसका 8,000 रुपीज आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि कोई दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है।
तो 8,000 रुपीज का इसकी प्रॉफिट आ रहा है पर मंथ का। कौन से हेड में इनकम जाएगी? क्या हाउस प्रॉपर्टी होगा? द आंसर इज नो। व्हाई नॉट? बिकॉज असेसी इज नॉट द ओनर। यहां पर जो बी है जिसकी इनकम हो रही है, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। यहां पर हम इनकम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं लेकर आएंगे, और आपको पता है कि ये कहां पर जाने वाला है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, IFOS में ये इनकम चली जाएगी। ठीक है, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, कभी कभी ना एक हम सेक्शन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में ही, सेक्शन 27। ठीक है, राइट नाउ हम चार्जिंग सेक्शन, कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 22। सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, बट आई एम रेफरिंग टू अनदर सेक्शन, सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि कभी कभी असेसी ओनर नहीं होता, बट फिर भी उसको ओनर माना जाता है। तो देयर आर सम केसेस, अभी हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सेक्शन 27 बातें करता है कि कभी कभी आप रियल ओनर नहीं होते, बट फिर भी आपको ओनर माना जाता है। दैट वी कॉल डीम्ड ओनर, कि हम आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे, और अगर आप डीम्ड ओनर भी हैं ना, तो विल कंसिडर यू एज गुड एज ओनर, तो आपको भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, सो इफ आई कम टू दिस चार्ट, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन कहता है बिल्डिंग होनी चाहिए, लैंड अटैच्ड हो सकता है उससे, बट अगर आपका खाली लैंड है तो नहीं। ठीक है, तो बिल्डिंग होना जरूरी है, असेसी इसका ओनर होना जरूरी है। ठीक है, डीम्ड ओनर भी चलेगा। तो डीम्ड ओनर विल लुक इन सेक्शन 27 की कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में असेसी को हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं। तो अगर डीम्ड ओनर भी है तो भी चलेगा। ठीक है, इन केस ही इज नॉट द ओनर भी नहीं है, डीम्ड ओनर भी नहीं है, तो बॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बनेगी। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक और छोटी सी बात है, आप इस बिल्डिंग को ओनर, आप इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज ना करें। ठीक है, अगर ये आप ओनर, आप इस बिल्डिंग के ओनर हैं और आप ही का बिजनेस है या आप ही का प्रोफेशन है और आप उसमें यूज कर रहे हैं बिल्डिंग को, तो ऐसी फिर हम इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले जा सकते हैं, फिर तो हम PGBP के प्रोविजंस लगा देते हैं आपके। ठीक है, तो ओनर अपने बिजनेस में यूज ना करे। क्या टेनेंट यूज कर सकता है अपने बिजनेस में? हाँ, टेनेंट तो कैसे भी यूज करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसकी बिल्डिंग है, द पर्सन हु ओन्स दिस बिल्डिंग, वो खुद के अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में इसको यूज नहीं करेगा। टेनेंट तो उसका वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने ना यहां पर आप देखेंगे, तो जब मैंने इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी लिखा, तो मैंने एक यहां पर घर बनाया है। ठीक है, क्योंकि हाउस से समझ में आता है एक घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, बट आई टेल यू, मैं यहां पर एक बिल्डिंग भी बनवा सकता था, मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स भी बना सकता था, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? दैट देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। अब इट कैन बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑल्सो, इट कैन बी अ कमर्शियल बिल्डिंग ऑल्सो। सबको समझ में आती है ये बातें? कमर्शियल बिल्डिंग का मतलब है, लेट्स से आपका ना एक शॉप है, ठीक है, खाली पड़ी है वो, ठीक है, अभी वो खाली पड़ी है, लेट्स से वेकेंट है, कनॉट प्लेस दिल्ली में, कनॉट प्लेस दिल्ली, ठीक है, कमर्शियल एरिया, और फिर आप उसको लेट आउट कर देते हैं। ठीक है, आपने उसको लेट आउट करा तो इनकम आने लगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपने लेट आउट करके इनकम आने लगी है, तो टेनेंट इसको कैसे यूज कर रहा होगा? कमर्शियल एरिया सर कमर्शियली यूज कर रहा होगा, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, वो भी हम हाउस प्रॉपर्टी में ही मानते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, बिल्डिंग कुड बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इट कुड बी अ कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को आप लेट आउट करें तो ये आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की आने वाली है। और कभी कभी तो हम लेट आउट भी नहीं करते, तभी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है, जिसको हम डीम लेट आउट बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बातें मैं करूंगा। ओके, तो ये था चार्जिंग सेक्शन 22, याद हो गया? सबसे पहले सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फिर 23 पे आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, बट उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एक बार हमें पता चलता है कि चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, तो हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। फॉर्मेट बहुत इजी है और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्डाइज मतलब व्हेनेवर यू हैव the question of house property, you have to do this question in your examination or anywhere where you are doing it.
ठीक है, तो मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी और एग्जाम में भी आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। हाउस प्रॉपर्टी का एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, ठीक है। बस इतनी सी बातें आती हैं हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में। सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी इसके बाद ही देखते हैं हम लोग। यहां पर मुझे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही बतानी है, तो अभी मैं वापस आता हूं उसके ऊपर। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल असेसी हैज 2 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज, तो आप ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग करेंगे, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में मान लेते हैं 3 प्रॉपर्टी आ गई एसएससी की, तो प्लीज ये फॉर्मेट, तो यहां पर आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 का, ठीक है। तो सबकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हर प्रॉपर्टी की अलग अलग निकलेगी, ठीक है। दैट मीन्स सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ईच प्रॉपर्टी। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ये टेक्स्ट भी आप दोबारा लिखें, अच्छा रहेगा कि आप कॉलम्स बना लीजिएगा, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, और सबकी अपनी अलग अलग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिएगा। ये सारी कैलकुलेशन सबके लिए अलग अलग कॉलम वाइज रिस्पेक्टिव कॉलम में शो कीजिएगा, ठीक है। और एंड में जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है वो ऐड करके बता दीजिएगा, दिस इज आवर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ओके, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए प्रॉपर्टी की, उसमें से माइनस कीजिएगा म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं जो एक्चुअली पेड हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा अलाउड होंगे कैश बेसिस पर। कैश बेसिस का मतलब इट शुड बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसे हमारे एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर 2021 है, तो इसी ईयर में ये पे हुए हों, यानी कि अप टू 31 मार्च 2021 इसको आपने पे कर दिया हो, तभी ये अलाउड होंगे। एंड इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर, ओनर ने इसको पे किया हो, ठीक है। तो एक तरीके से डिडक्शन मिल रही है ना, लेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी इनकम में से कुछ चीज लेस हो रही है, आपको फायदा हो रहा है किस चीज का, क्योंकि असेसी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, ठीक है। सर अगर किसी और ने पे कर दिए म्युनिसिपल टैक्सेस फिर नहीं मिलेगा, टेनेंट ने पे की हैं तो प्लीज माइनस मत कीजिएगा। याद रखिएगा ओनली पेड, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कैश बेसिस पर, मतलब कि अप टू 31 मार्च। सर 1 अप्रैल 2021 को पे करा, एक दिन बाद करा, अलाउड नहीं है। कब अलाउड है, जिस ईयर पे करा, ठीक है। आपने 2 साल के एक्सपेंसेस म्युनिसिपल टैक्सेस एक साथ पे कर दिए, 3 साल के कर दिए, जितने भी साल के कर दिए, दैट इज नॉट रिलेवेंट। कब पे किए हैं दैट इज रिलेवेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 साल के म्युनिसिपल टैक्सेस इस साल पे कर दिए, तो मैंने दोनों साल की डिडक्शन मिल जाएगी, दैट इज व्हाट कैश बेसिस मींस, ठीक है। तो जितना भी पे किया है, वेदर इट इज फॉर दिस ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर, ऑन पेमेंट बेसिस आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जितना भी पे किया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट ड्यूरिंग दिस ईयर किया हो, प्रीवियस ईयर 2021 के बीच में किया हो, फॉर आवर मे 21, जून 21, दिसंबर और नवंबर 21 एग्जामिनेशंस, ठीक है। ओके, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद आपके पास क्या मिलता है, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस दीजिएगा 24, सेक्शन 24 डिडक्शन। अब देखिए, याद कीजिए, 22 चार्जिंग सेक्शन हुआ, 23 में हम कंप्यूटेशन करेंगे एनुअल वैल्यू की, 24 में डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमने सैलरी पढ़ते हैं, सैलरी में डिडक्शन होती है सेक्शन 16 में, पहले ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, फिर हम लोग सेक्शन 16 में डिडक्शंस देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। याद आ गया। ठीक इसी तरीके से we will give deduction from house property also section 24, और 24 में सिर्फ 2 डिडक्शंस अवेलेबल होती है, 24A, 24B। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन है बिल्कुल 30% ऑफ एनएवी। जितना भी आपका एनएवी आया, एनएवी कैसे आया, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। आपके पास जितना भी एनएवी आया उसका 30% सीधा सीधा फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। कोई और डिडक्शन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, सर असेसी ने रिपेयर के ऊपर इतना एक्सपेंस किया, व्हाइट वॉश के ऊपर इतना एक्सपेंस किया, उसने अपने घर का इंश्योरेंस कराया, प्लीज ये सब डिडक्शन मत दीजिएगा। उसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज्ड डिडक्शन देते हैं सभी के लिए, वेदर असेसी ने कोई खर्चा किया है या नहीं किया है, 30% सीधा सीधा 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन दे देंगे। और आपको याद होगा कुछ कुछ केस में तो एनएवी 0 आता है, उस केस में 24A
कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ 0 विल रिमेन 0। ठीक है। 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। जिस प्रॉपर्टी के लिए आप ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, परचेज करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट या रिपेयर कराने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इधर उधर का लोन नहीं लेना है। जिस प्रॉपर्टी की आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मुंबई में घर है, तो मुंबई वाले घर के लिए अगर आपने उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन, परचेज करने के लिए लोन लिया है, या फिर रिपेयर या रिनोवेट करने के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट अलाउड है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। जिस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हो रही है उसका लोन, परचेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। ठीक है, वो माइनस कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में अभी बातें मुझे बतानी है, और फिर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इट्स अ वेरी स्मॉल फॉर्मेट, वेरी इजी फॉर्मेट। सबसे पहले GAV निकालिए, GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, NAV आ जाएगा, NAV में से डिडक्शंस दे दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है। ठीक है, तो डिडक्शंस पर भी आते हैं, बट उससे पहले जरा हम GAV अपना कंप्यूटेशन करना सीख लें। तो देखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अब अपनी एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हो घर की? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए आपको पहले दो चीजें देखनी पड़ती हैं कि इसका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि अभी लेट आउट किया हुआ है आपने घर, ठीक है, पूरे 12 महीने लेट आउट किया था, अभी टेनेंट ने 11 महीने का किराया दिया है, 1 महीने का वो उसने कहा कि सर अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, कोविड के टाइम पर सैलरी थोड़ी कम आई है, मैं अगले महीने दे दूंगा। कोई बात नहीं, अगर अगले महीने दे देगा तो दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड या रिसीवेबल? दैट इज रिसीवेबल। तो भी आपको कंसिडर करना है, मतलब कुल मिलाकर आपका प्रॉपर्टी का किराया कितना बनता है। ठीक है, रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों लेना है आपको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसको किससे कंपेयर करना है? दो चीज लेनी है आपको, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग एनुअल लेटिंग वैल्यू भी बोल देते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है कि आपकी वो प्रॉपर्टी अगर लेट आउट की जाए तो उसका ऑन एन एवरेज कितना रेंट आता है, उसका कितना रेंट आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट, और एनुअल लेटिंग वैल्यू भी। तो दो चीजें देखनी है, एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों में से जो भी हायर होगा। अब देखिए, कभी कभी आप ये बातें जानते हैं, थोड़ी सी आगे की बातें बता रहा हूं, बट ये बात आप जानते हैं कि कभी कभी एक्चुअल रेंट 0 होता है, ठीक है, बट प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट तो कुछ ना कुछ होगा। तो कभी कभी एक्चुअल रेंट 0 होता है और एक्सपेक्टेड रेंट फॉर एग्जांपल 2 लाख है, तो आपको क्या लेना है? विच एवर इज हायर, 2 लाख। ठीक है, विच एवर इज हायर लेना है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग दिस कि एक हाउस प्रॉपर्टी ही एक हमारा ऐसा हेड है जहां पर नोशनल इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। नोशनल इनकम भी टैक्स, हम लोग जानते हैं, हाँ, हमारी एक प्रॉपर्टी और 2 प्रॉपर्टी तक मैक्सिमम इंडिविजुअल और HUF के लिए NAV 0 ले लेते हैं, वो बात हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर असेसी के पास 3 प्रॉपर्टी हो तो फिर तो उसको टैक्स देना पड़ता है ना, और तीनों वो कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, याद आते हैं आपको पुरानी बातें? तो अगर वो कहते हैं कि तीनों मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम 2 आप प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, और थर्ड प्रॉपर्टी को हम डीम्ड लेट आउट मान लेते हैं। अब उसका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 0, बट उसका एक्सपेक्टेड रेंट तो होगा ना। तो लेट्स से मैंने कहा 2 लाख था, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो विच एवर इज हायर, तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी आप जानते हैं इट्स वन ऑफ द हेड। ठीक है, बाकी हेड्स में ऐसा कभी नहीं होता कि, बाकी हेड्स में क्या होता है? एक्चुअल इनकम, जो हमें एक्चुअल पैसे रिसीव होते हैं उसको ही हम टैक्सेबल करते हैं, बट हाउस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द हेड। ठीक है, कि जहां पर हम नोशनल इनकम भी टैक्सेबल कर देते हैं। ओके, कमिंग बैक, तो GAV हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर। अब एक्चुअल रेंट तो पता चल जाता है भाई कितना रेंट आ रहा है हमारा, बट ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे पता चलता है? तो उसके लिए आपको 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी या फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है, विच एवर इज हायर। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से विच एवर इज हायर देखिएगा। जो भी आपको अमाउंट मिलेगा उसको फिर कंपेयर कीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से लोअर ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा।
I'm again repeating, municipal rental value of the property or fair rental value of the property, whichever is higher, और in case higher जो भी आया municipal value या fair rental value में से, उसको कंपेयर कीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, whichever is lower. इन केस कभी कभी क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया तो क्या स्टैंडर्ड रेंट जीरो हो गया? नहीं, फिर स्टैंडर्ड रेंट को इग्नोर करिएगा, फिर हमारा ये पॉइंट सब हट जाएंगे, तो फिर इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, एक्सपेक्टेड रेंट ER, वी ऑल्सो कॉल दिस एज एनुअल लेटिंग वैल्यू. तो एनुअल लेटिंग वैल्यू क्या होगी? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विचएवर इज हायर. ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल है तो उससे भी कंपेयर कीजिएगा, whichever is lower it becomes your expected rent. कभी कभी ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर एक्चुअल रेंट ही हमारा GAV बन जाता है. क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम्स में जहां पर हो सकता है एक्सपेक्टेड रेंट ना दिया गया हो बट एक्चुअल रेंट दिया गया था, तो यू टेक एक्चुअल रेंट एज योर GAV. ठीक है, सो यहां से हमारी GAV आ जाती है. कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको GAV निकालते समय. इनकेस अगर वैकेंसी हो, वैकेंसी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए वेकेंट रह गई थी. वेकेंट का मतलब है कि लेट आउट नहीं थी, किराएदार चला गया था, खाली रहा घर. ठीक है, आप भी नहीं रहते, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं है, नीदर सेल्फ ऑक्यूपाइड नॉर लेट आउट, उसको कहते हैं वेकेंट. वेकेंट का मतलब होता है खाली रहा है घर. ठीक है, ताला बंद रहा घर में, इट वाज लॉक्ड. तो इनकेस अगर वैकेंसी है तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग जब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में से जो भी हायर है दैट वुड बी GAV. बट कभी कभी क्या होता है, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम रहता है, वैकेंसी के रीजन से, ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ वैकेंसी. अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो फिर हम एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लेते हैं. याद आ गया ये वाली बात है आपको? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ वैकेंसी, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी क्विक रिवीजन लेक्चर, बट सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं पुरानी बातें. तो इन केस अगर वैकेंसी के रीजंस की वजह से, ठीक है, वैकेंसी के रीजन की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो फिर हम एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लेते हैं. बट अगर फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल रेंट कम आ रहा था बट रीजन वैकेंसी नहीं था, अदर रीजंस हो सकते हैं, तो उस केस में तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट को ही GAV मानिएगा. ठीक है, तो लिखा है साफ साफ, इन केस एक्चुअल रेंट इज लोअर, अगर एक्चुअल रेंट कम है तो हम क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेड, नॉर्मली क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट को ही GAV मान लीजिए. बट प्लीज पूछिए एक्चुअल रेंट कम क्यों है, रीजन क्या है उसका. अगर उसका रीजन वैकेंसी है तो फिर आप एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लीजिएगा. बट अगर उसका रीजन वैकेंसी नहीं था, अदर रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरा रीजन होगा तो वहां पर हमें नहीं जाना, बट वैकेंसी की वजह से अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही GAV मानेंगे आप. ठीक है, और हाँ, एक्चुअल रेंट जब मैं यहां पर लिखता हूं कि एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर, अगर इन केस अनरियलाइज्ड रेंट हो. अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है सर? कभी कभी हमारा टेनेंट भाग जाता है, किराया नहीं देता और हमारे बेड डेट्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट. ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट की कंडीशंस होती हैं, टेनेंसी बोनाफाइड थी, ठीक है, और उससे आप पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हो, वो आपके पोजेशन में भी, अब उसने आपका घर भी पोजेशन में नहीं करा हुआ है, चला गया है वो, ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी भी आपकी एक्वायर नहीं करी हुई है, उसने ऑक्यूपाई नहीं की हुई है, तो उस केस में, और वो कुल मिला के बेड डेट्स, अनरियलाइज्ड रेंट इज बेड डेट्स. तो अगर अनरियलाइज्ड रेंट हो गया है तो प्लीज एक्चुअल रेंट में से उसको माइनस कीजिएगा, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. तो फिर आप इसको क्या बोल देते हैं, फिर हम इसको ऐसे बोल देते हैं, दिस इज नेट ARR. नेट ARR, यू अंडरस्टैंड नेट ARR? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. तो इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, then reduced unrealized rent from actual rent and then compare with the expected rent. तो यहां पर आप actual rent और expected rent को compare करते हैं, बट इन केस अनरियलाइज्ड रेंट है तो प्लीज एक्चुअल रेंट से माइनस कीजिएगा. ठीक है, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आई बिलीव ये पता भी है आपको, कि इंडिविजुअल और HUF के केस में 2 घर तक उनको रिलैक्सेशन मिलती है. ठीक है,
एक घर, या फिर अगर उसके पास 2 घर है तो 2 घर तक रिलैक्सेशन मिलती है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है या फिर अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड मतलब 2 घर हैं ऐसे कि एक घर में वो खुद रहता है, एक खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड है। तो पूरे साल अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या पूरे साल अनऑक्यूपाइड है घर, तो 2 घर तक वो NAV 0 मान सकता है, NAV 0। अब देखो NAV, मैंने कहा NAV 0 है, अब हमारी कैलकुलेशन पर आप देख सकते हैं उसकी GAV 0 नहीं लेनी, NAV 0 लेनी है, ठीक है, NAV 0 लेनी है। यानी कि अगर असेसी ने ऐसे घर के म्युनिसिपल टैक्सेस भी पे किए होंगे तो उसको कोई डिडक्शन नहीं मिल पाएगी म्युनिसिपल टैक्सेस की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फिर NAV से ही स्टार्ट होते हैं। हाँ, सिर्फ 24A 24B मिल पाएगा, पर 24A फिर भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि 0 NAV है, तो 30% ऑफ 0 वुड बी अगेन 0। तो उस केस में 24B मिल पाएगा, और उस केस में आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि NAV निल लिया आपने, 24A 0, और अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। हाँ, डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड होती है 2 लाख तक या 30,000 रुपीज तक, बट आपका उस केस में लॉस आ जाता है, ठीक है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट point, deduction, section 24। तो you understand there are 2 deductions। 24A तो बहुत easy होती है, standard deduction है 30% of NAV। 24B है interest on borrowing। तो जिस घर के लिए आप computation कर रहे हैं, उस घर को बनाने के लिए construction, उस घर को acquire करने के लिए purchase, उस घर को renovate, repair वगैरह करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है, उसका interest allowed है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट अलाउड है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट अलाउड है सिर्फ और सिर्फ ड्यू बेसिस पर, ठीक है, ड्यू बेसिस पर। अगर इन केस अगर आपने इंटरेस्ट पे भी नहीं किया है तो इट्स ओके, इंटरेस्ट अलाउड होगा ड्यू बेसिस पर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले लोन लिया था, घर मैंने बनाने के लिए लोन लिया ICICI बैंक से, ठीक है, तो मैंने ICICI बैंक से लोन लिया, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 9% पर एनम चल रहा था, ठीक है, और मैंने 20 लाख रुपीस का लोन लिया था घर बनाने के लिए, ठीक है, दिस इंटरेस्ट इज अलाउड। बाद में मुझे पता चला कि HDFC मुझे ऑफर कर रहा है, कोई दूसरा बैंक मुझे ऑफर कर रहा है 8% पर एनम पर, तो पहले 9% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, अब HDFC कह रहा है कि सर हम ना आपका ICICI बैंक वाला लोन रीपे कर देते हैं और आप हमसे लोन ले लीजिए, ठीक है, दिस वी कॉल ऑल्सो एज बैलेंस ट्रांसफर। तो हमने अपना जितना भी हमारा लोन चल रहा था वो हमने ट्रांसफर करा दिया HDFC में, ठीक है, नाउ वी आर पेइंग लेस इंटरेस्ट, ठीक है। लोग इसीलिए अपना लोन एक जगह से रीपे करके दूसरी जगह से लोन ले लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, नया बैंक जो है जैसे HDFC, वो डायरेक्ट पेमेंट कर देता है ICICI को, पुराने बैंक को, और हम ये मानते हैं कि अब हमारा लोन किससे चल रहा है, HDFC से। तो क्या ऐसा करना, अब जो HDFC जो नया बैंक से लोन लिया, क्या उसका इंटरेस्ट अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। और इनफैक्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट अलाउड होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है कि सर हमने लोन ले लिया था, अभी घर बना नहीं है, ठीक है, अभी घर बना नहीं है, देयर इज नो बिल्डिंग, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं आ रही होगी, बट फिर लोन चल रहा है, सर अभी हमारा घर 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं उसको बनने के लिए। तो जो हमारा इंटरेस्ट है घर बनने से पहले का, दैट वी कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, तो दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाउड। कब कितना अलाउड होता है वो, जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करते हैं आप, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में हम उसको अलाउ कर देते हैं। किस ईयर से शुरू करते हैं ये हम अलाउ करना, जिस साल घर कंप्लीट हो गया है उस ईयर से हम लोग शुरू, क्योंकि जिस साल घर कंप्लीट हो गया उस साल आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आनी शुरू हो गई, सेक्शन 22 अट्रैक्ट हो गया, तो उस साल से लेकर आप अपना 5 साल टोटल शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कब से शुरू होता है, जब से आपने लोन लिया, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं, प्लीज इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पीरियड कब से स्टार्ट होता है, जब से आपने लोन लिया, ठीक है, और अभी घर पूरा नहीं हुआ है, तो वो सब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। जिस साल घर कंप्लीट हो जाता है, जिस भी ईयर घर कंप्लीट हो जाता है, उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उससे पहले के प्रीवियस ईयर तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एक बार मैं बता भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लोन की डेट थी, लोन टेकन ऑन 1 मई 2017, ठीक है, 1 मई 2017 को लोन लिया, एंड फॉर कंस्ट्रक्शन, और हाउस कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15
सितंबर 2020 को, ठीक है, और हमारा लोन चल रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, सर 15, जनरली लेमैन क्या बोलेगा, सर 15 सितंबर से पहले पहले प्री कंस्ट्रक्शन है, 15 सितंबर के बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जनरल लेमैन तो ये बोलेगा। बट फॉर आवर कैलकुलेशन हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले सिर्फ देख लेते हैं कि कौन से प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ। तो दिस इज प्रीवियस ईयर 2021 में यहां पर हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था प्रीवियस ईयर 2020। जिस ईयर घर कंप्लीट हो गया है उस ईयर को प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं लेते, दैट इज नॉट प्री कंस्ट्रक्शन। इससे पहले के प्रीवियस ईयर तक, तो इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर कब खत्म हुआ होगा, वो खत्म हुआ होगा इससे पहले का 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ होगा, पक्का। तो योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1 मई 2017 से चलेगा 31 मार्च 2020 तक, दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। लेमैन क्या कहेगा, सर जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले पहले प्री कंस्ट्रक्शन नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ उससे उस प्रीवियस ईयर को नहीं लेना है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 और इसके बाद तो पोस्ट में ही जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है उससे पहले पहले आप लोग इसको प्री कंस्ट्रक्शन मानते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, लोन अगर इससे भी पहले पे हो गया, ठीक है, अगर लोन अगर 31 मार्च 2020 से भी पहले पे हो गया, बहुत रेयरली अगर ऐसा पूछेगा अगर एग्जामिनर, तो इन केस पर पता होना चाहिए आपको। फिर इंटरेस्ट कब तक का निकालोगे, ऑब्वियसली अगर आपने लोन पूरा पे कर दिया है 1 जनवरी 2020 को ही, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां से लेकर यहां तक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना इंटरेस्ट गया, तो दिस इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यहां पर आप देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट गया, दैट इज योर इंटरेस्ट, और उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और आप इस साल से उसको 5 साल तक ले लेते हैं। इस साल का इंटरेस्ट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन up till the previous year prior to the year of completion of property, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको पता है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउड होता है दैट इज 2 लाख रुपीस। एक घर आपने निल माना है तो भी 2 लाख, 2 घर आपने निल माने हैं तो भी 2, ऐसा नहीं है कि दोनों घर के लिए 2 लाख सेपरेट लिए, नहीं, उनका कंबाइंड भी 2 लाख आता है, ठीक है। और कभी कभी 30,000 आता है। 30,000 कब आता है, रिपेयर्स वगैरह के लिए लिया हो तो 30,000 आता है। कंस्ट्रक्शन या परचेज, देखो ज्यादा लोन कब लेते हैं, ये लॉजिकल है, याद करने की की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं उसको आराम से। ज्यादा लोन हम कब लेते हैं, जब घर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है, या परचेज करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए। रिपेयर वगैरह के लिए कम अमाउंट चाहिए होता है तो उसके लिए 30,000 है, ठीक है। बट 2 लाख में भी प्रोविजन है। 2 लाख में क्या प्रोविजन है, आपने लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद, ठीक है, और घर 5 साल में कंप्लीट हो गया हो। जनरली तो वैसे ये प्रोविजन पूछा नहीं जाता, क्योंकि जनरली 5 साल में घर कंप्लीट हो ही जाता है। देखो कंस्ट्रक्शन अगर कराना हो तो घर कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, सर 1-2 साल में हो जाता है, मैक्सिमम हुआ तो 3 साल में हो जाता है। तो यहां पर तो 5 साल तक का टाइम दिया गया है। और वैसे भी 1 अप्रैल 1999 तो बहुत पुरानी बातें हो गई ना अब तो, ठीक है, अब तो 2021 चल रहा है। तो हाँ, बट ये बात आप प्लीज याद रखिएगा, 2 लाख आप कब लेंगे, जनरली तो वैसे 2 लाख ही आता है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि आपने लोन लिया हो परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने लोन लिया हो और घर 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया हो, तो 2 लाख लेना है। हाँ, इनकेस अगर MCQ आ जाए कि घर 6 साल में कंप्लीट हुआ या 7 साल में कंप्लीट हुआ, तो प्लीज 30,000 ही लीजिएगा, फिर 2 लाख वाली कंडीशन मत लगाइएगा, ठीक है। और ये 2 लाख और 30,000 किसके लिए है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए है या अनऑक्यूपाइड घर के लिए जिसकी आप NAV निल ले रहे हैं। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो फिर कोई ऐसी लिमिट नहीं लगती, फिर इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट नहीं लगती, फिर तो 24 भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ भी हो सकता है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। सो फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी देयर इज नो लिमिट, ठीक है। जहां पर आप NAV निल ले रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, देयर इज अ लिमिट, ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ लेट आउट और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सो वी हैव डन, देख लेते हैं सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन कर लिया हमने। 2 इंपॉर्टेंट बातें, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, ठीक है, लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू हो सकता है,
प्लस असेसी मस्ट बी द ओनर या डीम्ड ओनर। 23 हम जीएवी कैसे कंप्यूट करते हैं, एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर। 24 में दो डिडक्शंस, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 24B दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। नेक्स्ट सेक्शन इज 25 डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शंस नॉट अलाउड, कौन सी डिडक्शन है? मेरे लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन है, वो अलाउ नहीं होगी। क्यों अलाउ नहीं होगी? अगर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया है, इंडिया के बाहर से लोन लिया है, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। अब जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी इनकम आती है, ठीक है, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, दैट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन हैज गिवन लोन और विच इज यूज्ड इन इंडिया। तो जब आप इंटरेस्ट पे करें तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके पे करें। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो फिर अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एसएससी ने इंटरेस्ट पे कर दिया बट टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो उस केस में हम ये डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो सेक्शन 25 साफ साफ कहता है जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं आउटसाइड इंडिया, हम ऐसा इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे जब तक आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा केस है जो जनरली हमारे कोर्स में नहीं होता, वो हम फाइनल में पढ़ते हैं, बट स्टिल आपको ये बस थोड़ा सा रेफरेंस में दे देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल टीडीएस डिडक्ट नहीं किया बट उस व्यक्ति का जिससे आपने लोन लिया उसका एजेंट इंडिया में था, ठीक है, अगर एजेंट इंडिया में है तो भी हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है। टीडीएस डिडक्ट नहीं करा बिकॉज उसका एजेंट इंडिया में था। ये एजेंट के प्रोविजंस क्या होते हैं ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग। सेक्शन 163 होता है जहां पर असेसिंग ऑफिसर किसी व्यक्ति का एजेंट अपॉइंट कर देता है, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, ठीक है। सिर्फ इतना बस आपको रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए। ईदर यू शुड डिडक्ट द टीडीएस, दोनों में से कोई एक खींचेगा, ईदर देयर मस्ट बी अ टीडीएस और देयर मस्ट बी एन एजेंट इन इंडिया। 25A वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, अक्सर ही आता है। 25A इन केस हमारा कोई पुराना बेड डेट्स हो गए थे, दैट वी कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट, या फिर पुराना कोई एरियर था, एरियर ऑफ रेंट जो इस साल रिसीव हो गया, ठीक है। अब इस साल जिस साल भी ये रिसीव होता है उस साल की हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाती है। हो सकता है कि आपके पास इस साल घर ना हो वाला, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेड डेट्स था या कोई एरियर ऑफ रेंट था पुराना और आपको इस साल वो रिसीव हो गया। सो वेदर यू ओन such property in this year or not, that is irrelevant. That income, that recovery will always become your house property income. वो रिकवरी आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम बनेगी, बट कितना बनाइएगा? जितना भी रिकवर हुआ पूरा नहीं, 30% उसमें से डिडक्शन दे दीजिएगा, 70% बनाइएगा। तो 70% ऑफ सच रिकवर्ड अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अंडर हाउस प्रॉपर्टी वेदर यू ओन सच बिल्डिंग इन दिस ईयर और नॉट, दैट इज इररिलेवेंट। ये डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी इन द ईयर ऑफ रिकवरी, इन द ईयर ऑफ रिकवरी, जिस ईयर भी रिकवरी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना टेनेंट था, वो आपको बाजार में मिल गया, ठीक है, यू वर इन मार्केट और वो भी मिल गया आपको, उसने कहा सर मैं कल पैसे लाकर देता हूं, तो क्या अभी इनकम बनाइएगा? नहीं, जब रिकवरी एक्चुअली रिसीव हो जाए तब आप इनकम बनाइएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, 30% माइनस करना है, 70% को ही टैक्सेबल कीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 26 को ओनरशिप। अगर एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं या 3 ओनर हैं तो फिर हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जितने भी ओनर्स हैं क्या ये पता है पहले से कि किसका कितना शेयर है, क्या उनका रेशियो, ठीक है, उनका जो शेयर है ओनरशिप शेयर असर्टेनेबल है। अगर वो असर्टेनेबल नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कितना ओनर है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग अलग अलग फिर इंडिविजुअल की इनकम नहीं बनाते। उस केस में हम उसको पूरी प्रॉपर्टी की एक साथ इनकम बनाते हैं और एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम मानेंगे, ठीक है। फिर अलग से रिटर्न जाती है एज एन एओपी। तो मैंने यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ ओनरशिप रेशियो इज नॉट असर्टेनेबल देन टेक असेसी एज एओपी। तो फिर हम असेसी को एक एओपी की तरह मानते हैं और एओपी की हम यहां पर रिटर्न फाइल करते हैं। बट इन केस ओनरशिप रेशियो असर्टेनेबल है, ठीक है, जनरली असर्टेनेबल आपको मिलता है, तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली टैक्सेबल करते हैं इंडिविजुअल्स के हाथों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 ओनर हैं, तो फिर हम ए और बी की इनकम अलग अलग बन जाती है। अब डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या प्रॉपर्टी लेट आउट है। इनकेस अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप दोनों को शुरू से अलग अलग रखिए, ठीक है। ए और बी 2 ओनर हैं, दोनों को शुरू से अलग अलग रखिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इनके लिए भी एनएवी 0, इनके लिए भी एनएवी 0। 24A अगेन 0-0 हो जाएगा क्योंकि 30% ऑफ एनएवी होता है। 24B इनके लिए भी 2 लाख, इनके लिए भी 2 लाख, ठीक है। सर एक ही प्रॉपर्टी थी, कोई बात नहीं, उसके लिए ओनरशिप
शुरू से हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की सेपरेट करते हैं तो दोनों को 2 लाख की डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। 30,000 एज द केस में भी जनरली 2 लाख मिलता है आपको। बट अगर कोन प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो सबसे पहले अलग अलग मत कीजिए, सबसे पहले पूरी प्रॉपर्टी को एक साथ पहले उसकी इनकम कंप्यूट करिए, जैसे कि एक सिंगल ओनर की करते हैं आप नॉर्मली। अब जो भी आपकी इनकम आएगी, जैसे कि आपने ऐसे कंप्यूटेशन की है, ठीक है। पहले अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पूरी कंप्यूटेशन कर लीजिए, जो भी इनकम आए, ठीक है, जो भी इनकम आए फिर उसको ओनरशिप रेशियो में सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 26। अगर कोन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेपरेटली रखिए, कोन प्रॉपर्टी लेट आउट है तो फर्स्ट कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम एज अ सिंगल ओनर, पहले सिंगल ओनर की तरह कंप्यूट कीजिए, जो भी लास्ट इनकम आए देन यू हैव टू डिवाइड दैट इनकम, ठीक है, इन द ओनरशिप रेशियो। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 27, डीम्ड ओनरशिप, ठीक है। डीम्ड ओनरशिप याद है हम लोगों ने सेक्शन 22 में किया था कि अगर असेसी ओनर है या डीम्ड ओनर है, तो डीम्ड ओनर कब कब किस किस सिनेरियो में बन जाते हैं, तो ये कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर हम डीम्ड ओनर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी, कुछ लोग क्या करते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस के नाम कर दिया है या फिर माइनर चाइल्ड के नाम कर दिया, नॉट माइनर मैरिड डॉटर नहीं चलेगा यहाँ पर, स्पाउस को दे दिया है या माइनर चाइल्ड को दे दिया है, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सिर्फ उनके नाम कर दिया है, तो हम फिर भी इनकम टैक्स कहेगा कि मिस्टर ए ऐसा नहीं चलेगा, हम फिर भी आप ही को डीम्ड ओनर मानेंगे और आप ही के हाथों में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनाई जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर दी है स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी हम डीम्ड ओनर मिस्टर ए या ट्रांसफरर हम आप ही को मानेंगे। दूसरे केस में अगर कोई इम्पार्टेबल एस्टेट है, इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके हिस्से नहीं हो सकते, तो जो भी उसका केयर टेकर है, जो उसका होल्डर है, हम उसके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बना देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर, फॉर एग्जांपल कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जहां पर हमें प्रॉपर्टी के ओनर कौन होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट हमें उसके शेयर्स मिल जाते हैं, तो उस केस में भी हम उसके डीम्ड ओनर ही बनते हैं। जैसे आपने बहुत सारी सोसाइटीज देखी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बातें करता हूं तो पतपड़गंज में, रोहिणी में, प्रीतमपुरा में, आप जिस भी एरिया सिटी में रहते हैं वहां पर आपने सोसाइटीज देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके आगे लिखा होता है, आप भी हो सकता है कुछ ऐसी सोसाइटीज में रहते हो, ठीक है, उसके आगे बोर्ड लगा होता है सच एंड सच सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसका लैंड वगैरह का ओनर कौन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो जिन लोगों का घर होता है उनके पास क्या होता है, उसके शेयर्स होते हैं, ठीक है। जब उनको घर बेचना होता है तो वो अपने शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। अगर उनको किराए पर देना होता है तो अपना घर भी किराए पर दे सकते हैं। क्या किराया सोसाइटी को मिलता है या उस व्यक्ति को मिलता है जिसको वो घर अलॉट था, उस व्यक्ति को मिलता है जिसको घर अलॉट था, तो दैट पर्सन इज अ डीम्ड ओनर। तो रियल ओनर देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट एक्चुअली यही असल में डीम्ड ओनर माना जाता है, ठीक है। पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपने एग्रीमेंट वगैरह भी साइन कर दिया था, पैसे भी दे दिए थे, उसका पोजेशन भी ले लिया है, बट अभी रजिस्टर्ड एक्चुअल रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, रीजन बीइंग कुछ ना कुछ लीगल डिले हो रहा है। बट फिर भी फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आप उसका पोजेशन ले लेते हैं, ऑल्दो अभी आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट स्टिल आप ही उसके ओनर मानने चाहते हैं, ठीक है, यू हैव एन एग्रीमेंट, आपने ये सब कुछ पे कर दिया उसका पैसा, तो जो जिसके पास का पोजेशन है वो इसका ओनर मान लिया जाता है, डीम्ड ओनर। और अगर किसी के पास लीज होल्ड राइट है फॉर मोर देन 12 ईयर्स कर लीजिएगा इसको, ठीक है, दिस इज 12 ईयर्स, 12 साल से ज्यादा के लिए, तो भी हम डीम्ड ओनर मानेंगे। ठीक है, सो दिस वाज हाउस प्रॉपर्टी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, देख लेते हैं एक बार। कंपोजिट रेंट के बारे में भी आ जाता है कभी कभी। कंपोजिट रेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिल्डिंग भी किराए पर दी, साथ में दूसरे एसेट्स भी किराए पर दे दिए, तो जो आपको रेंट मिलता है दैट इज कंपोजिट रेंट। क्या बिल्डिंग और अदर एसेट्स को अलग अलग किराए पर भी दिया जा सकता था, वेदर दे वर सेपरेबल, ठीक है। अगर अलग अलग किराए पर दिया जा सकता था तो उस केस में तो जो बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट बनता है वो हाउस प्रॉपर्टी, और जो अदर एसेट्स से रिलेटेड रेंट बनता है वो आईएफओएस। हाँ, अगर आपका अदर एसेट्स किराए पर देना आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी भी बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं जो कंपोजिट रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट्स भी किराए पर आपने दे दिए हैं, तो क्या अलग अलग देना पॉसिबल था? अगर अलग अलग देना पॉसिबल था तो बिल्डिंग से रिलेटेड हाउस प्रॉपर्टी और बाकी रिलेटेड आईएफओएस या पीजीबीपी। बट इन केस अगर वो सेपरेबल नहीं था,
ठीक है, कंपोजिट रेंट आ रहा है और आपको दोनों को एक साथ ही देना था, ठीक है, अलग अलग कर ही नहीं सकते, सेपरेबल हो ही नहीं सकता वो, तो उस केस में फिर पूरा कंपोजिट रेंट हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं बनता है। उस केस में या तो IFOS होगा, और अगर आपका असेट्स किराए पर देने का बिजनेस था तो PGBP इनकम हो जाती है। ठीक है, तो कंपोजिट रेंट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज हो रही है, इसको किराए पर दिया जाता है, तो दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अगर कोई बिल्डिंग इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो क्या वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है? द आंसर इज यस, हो सकती है, अगर उसका रेंट इंडिया में रिसीव हो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, एनी इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी US में है या ऑस्ट्रेलिया में है, उसका रेंट रिसीव हो रहा है डायरेक्टली इंडिया में, तो देन इट इज टैक्सेबल। आप कोई भी हो, बिकॉज एनी इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। या फिर फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन प्रॉपर्टी है, उसका रेंट इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा, बट असेसी कौन है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी आपकी वो इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग विद डिफरेंट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है, उसके 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। आपने क्या किया हुआ है? ग्राउंड फ्लोर पर आपका बिजनेस है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसा देखा ना आपने, कुछ घर ऐसे होते हैं ग्राउंड फ्लोर पर वो अपना स्टोर खोल लेते हैं, कोई अपना डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई और बिजनेस खोल लेते हैं या अपना ऑफिस बना लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेकंड फ्लोर लेट आउट है। फिर इसको कैसे करेंगे आप? फिर अगर इसके अलग अलग यूज हो रहे हैं तो आप इसको अलग अलग यूनिट्स मानेंगे, अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंट हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। ग्राउंड फ्लोर जो आपका बिजनेस में यूज हो रहा है वो तो आपका सेक्शन 22 में आएगा नहीं, तो यहां से जितनी भी एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं वो तो सब PGBP के प्रोविजंस लग जाएंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की NAV 0 मानेंगे। सेकंड फ्लोर जो आपने लेट आउट है उसको तो आप नॉर्मली GAV निकालेंगे और इसकी अलग अलग कैलकुलेशन कीजिएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग कॉलम, लेट आउट का अलग कॉलम बनाइएगा। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट रिवीजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।